वेलकम प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्टडी विद मेहरा सर में स्वागत है। बाय संदीप मेहरा। प्रिय विद्यार्थियों, हम अकाउंट्स में साझेदारी का सामान्य परिचय इसके बारे में हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से पिछली जो वीडियो तैयार की थी उसको आपने समझा होगा। साझेदारी का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बाद हम आज साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड के बारे में हम आपको इस अपने चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से अब हम अपना जो टॉपिक है वो प्रारंभ करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, साझेदारी अलग अलग तरीके से हो सकती है। उनमें जो संबंध होता है, उनमें जो अनुबंध हुआ है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। वो मौखिक और लिखित तो होता ही है, साथ में उनकी जो नियम और शर्तें हैं वो हो सकती है अलग अलग। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे नियम और शर्तें अलग अलग होगी उसी तरीके से साझेदारी का प्रकार है वो भी अलग अलग होगा। तो आइए आज हम पढ़ते हैं साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार, साझेदारी को हम सामान्यतः उनके जो लक्षण है उनके आधार पर हम उसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला है दायित्व के आधार पर, यानी जब साझेदारों के मध्य समझौता होगा तो उसमें उनका जो दायित्व है वो किस तरीके का रहेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो जो साझेदारी कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी दायित्व के अनुसार साझेदारी। कुछ साझेदारियों में उनका समय निर्धारित कर दिया जाता है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं समय अनुसार साझेदारी। इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा होता है उनके उद्देश्य क्या है। ये जो दायित्व के आधार पर थी, ये समय के आधार पर है। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, उनका दायित्व क्या है, इनकी समय क्या है, उसी तरीके से इनका उद्देश्य क्या है, और उसी तरीके से ये वैधता के आधार पर। तो बिल्कुल सिंपल सा है। साझेदारी को हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 समझिए आप। नंबर 1 दायित्व के आधार पर, समय के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और वैधता के आधार पर। इनको भी फिर हम सामान्यतः इनके दो टाइप्स हैं, दो प्रकार से इनको बांट दिया जाता है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं दायित्व के अनुसार साझेदारी। दायित्व सीमित भी हो सकता है और असीमित भी, इसलिए इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। एक तो सीमित दायित्व वाली साझेदारी और दूसरी असीमित दायित्व वाली साझेदारी। अब बात ये आती है कि इनका दायित्व कहां तक सीमित होगा और कहां तक नहीं। तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान समझना कि यदि उनका दायित्व लगाई गई पूंजी तक सीमित है, लगाई गई पूंजी तक सीमित, तो वो साझेदारी कहलाएगी सीमित दायित्व वाली साझेदारी। अब दायित्व की बात करें, दायित्व का अर्थ क्या है कि साझेदार सामान्यतः पार्टनरशिप में अपनी पूंजी लेके आता है और उन लाभ के उद्देश्य से आता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, कई बार व्यापार बिजनेस लॉस में चला जाता है, साझेदारी घाटे में चले जाती है, उनके जो दायित्व है वो उनकी कुल संपत्तियों और उनकी पूंजी से भी अधिक हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके दायित्वों का भुगतान उनकी पूंजी में से नहीं किया जा सकता, बाहरी दायित्व है। फिर क्या होगा कि यदि उनकी दायित्व, जब उन्होंने साझेदारी की उसमें दायित्व में शब्द जोड़ दिया गया कि उनकी दायित्व सीमित रहेगा, तो वो साझेदारी कहलाएगी सीमित साझेदारी। और यदि उनका लगाई गई पूंजी तक सीमित नहीं है तब वो कहलाएगी असीमित साझेदारी। तो बिल्कुल सिंपल सा है साझेदारी। समय उसके दायित्व के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन सी? एक तो सीमित और एक असीमित। बिल्कुल सिंपल सा है। पहला सीमित साझेदारी कौन सी होती है? ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारों का दायित्व उसकी लगाई गई पूंजी तक अगर सीमित है तो वो सीमित साझेदारी कहलाएगी, और यदि उनका दायित्व उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित नहीं है तो वो कहलाएगी असीमित दायित्व वाली साझेदारी। सीमित साझेदारी दायित्व वाली कंडीशन के अंदर वो पूंजी के अलावा अपने निजी साधनों से कुछ भी भुगतान नहीं करेगा, जबकि असीमित दायित्व वाली साझेदारी होती है उसमें साझेदारों का दायित्व असीमित रहता है। फर्म की
किसी ऐसी घटना घटने के बाद या फर्म का दिवालिया हो जाता है तो साझेदारों को अपनी पूंजी के अलावा अपने निजी साधनों से भी फर्म के दायित्वों का भुगतान करना होगा, तो वो कहलाती है असीमित दायित्व वाली शर्त। बिल्कुल सिंपल सा है। उसी के अनुसार समय निर्धारित कर दिया गया। जैसे दो व्यक्ति मिलकर हम कह रहे हैं कि हम 5 साल तक साझेदारी करेंगे, अब निश्चित हो गया ना समय, यानी बिल्कुल सिंपल सा है। जहां समय अगर निश्चित कर दिया गया है, समय क्या है, निश्चित, समय निश्चित कर दिया गया, तो वो अगर समय है वो निश्चित कर दिया गया, क्या कर दिया गया, निश्चित, एकदम निश्चित समय, जैसे 5 साल निर्धारित समय के लिए, 2 साल, 3 साल, 6 महीने के लिए अगर साझेदारी की जा रही है, जैसे ही समय सीमा समाप्त होगी साझेदारी का समापन स्वतः ही हो जाता है, तो वो कहलाती है निश्चित कालीन साझेदारी। काल यानी समय, और नाम स्पष्ट अनिश्चितकालीन समय है, काल है वो निश्चित नहीं है, यानी इसमें समय अनिश्चित होता है। तो जहां समय निश्चित होता है वो निश्चित कालीन साझेदारी, और जहां समय सीमा निश्चित नहीं होते, जैसे राम और श्याम 2 व्यक्ति मिलकर व्यापार कर रहे हैं, साझेदारी की, उन्होंने फर्म बनाई और उसके बाद वो व्यापार चलता आ रहा है, 2 महीने, 6 महीने, 10 साल, 15 साल चलता ही रहे, क्योंकि उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं थी। लेकिन समय निश्चित अगर समय है तो वो निश्चित कालीन होगी, जैसे 2 साल के लिए, जैसे 2 साल पूरा, साझेदारी का स्वतः ही समाप्त मानी जाती है। उसके बाद आता है उद्देश्य के अनुसार। उद्देश्य 2 हो सकते हैं। एक तो हम जैसे किसी विशेष कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे ठेके कार्य होते हैं, हमने जैसे 2 व्यक्तियों ने मिलकर किसी पुल निर्माण करने का ठेका लिया और एक फर्म का निर्माण किया, अभी वो पुल का निर्माण करेंगे, तो वहां उनका उद्देश्य है वो विशेष है। उद्देश्य क्या है इसका, विशेष, उद्देश्य विशेष है, तो वो तो कहलाएगी विशेष साझेदारी। और यदि उद्देश्य विशेष है प्लस में उसके बाद भी कोई भी काम करने के बाद भी वो आगे भी अगर अपनी इच्छा के अनुसार साझेदारी फर्म को समाप्त नहीं करते, यानी साझेदारी फर्म को जारी रखना चाहते हैं, तो वो कहलाएगी ऐच्छिक। जैसे ये डिपेंड करती है इच्छा पर और ये डिपेंड करती है उद्देश्य, जैसे ही समाप्त हो गया साझेदारी का क्या हो जाता है, समाप्त। प्रिय विद्यार्थी बिल्कुल सिंपल सा है। उद्देश्य अनुसार साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारों का जो समापन, फर्म का समापन साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करता है, वो कहलाती है ऐच्छिक साझेदारी। और विशेष साझेदारी, ऐसी साझेदारी जो विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है, जैसे ही उद्देश्य समाप्त होता है साझेदारी का समाप्त स्वयं ही हो जाता है। उसके बाद है वैधता के आधार पर। वेद यानी कानून, वेद कोई भी चीज लीगल है या लीगल नहीं है, उसी आधार पर अगर कोई भी साझेदारी लीगल है तो वो लीगल कहलाएगी, और यदि साझेदारी अधिनियम और भारतीय कानून के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो वो साझेदारी आ जाती है अवैध। अब वेद के तो बहुत से लक्षण है, जहां कोई भी कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है तो वो साझेदारी तो क्या होती है, वेद होती है। सिंपल सा है, कौन साझेदारी होगी, वेद। बात ये आती है कि अवैध साझेदारी कब होगी, कौन साझेदारी कब होगी, अवैध। तो अगर हम ये समझ लें कि एक अवैध साझेदारी कब होती है, अगर अवैध का पता है तो उनके अलावा किसी कोई भी लक्षण किसी साझेदारी में नहीं है तो वो कहलाएगी वैध साझेदारी। तो हम मुख्य जो है वो पढ़ते हैं अवैध साझेदारी कब होती है, कौन सी साझेदारी, अवैध साझेदारी। एक साझेदारी अवैध कब घोषित की जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार 1-2 नंबर का इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम पढ़ते हैं अवैध साझेदारी क्या है। बिल्कुल सिंपल सा है कि साझेदारी का उद्देश्य ही, उद्देश्य साझेदारी का उद्देश्य है वो ही गैर कानूनी है। उद्देश्य क्या है, गैर कानूनी है। या फिर हम ये कहें कि यदि उसका जो साझेदार है वो शत्रु राष्ट्र का नागरिक हो, शत्रु राष्ट्र का नागरिक। जैसे कि सामान्यतः हम देखते हैं
मान लीजिए हमारे और पाकिस्तान के बीच सही से व्यापार चल रहा हो पहले से, तो उसमें अगर पाकिस्तान का व्यक्ति आपस में व्यापार कर रहे हैं तो वो लीगल थी। लेकिन जैसे ही आपस में युद्ध हुआ, शत्रु राष्ट्र घोषित कर दिए गए, तो वो फर्म है, वो साझेदारी है, अपने यहाँ पे क्या घोषित कर दी जाएगी, अवैध घोषित कर दी जाती है। उसी तरीके से अन्य क्या लक्षण हो सकते हैं कि यदि जैसे सामान्य हमने पढ़ा कि साझेदारी जो है वो उसका जन्म ही अनुबंध से होता है, और अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति अगर अनुबंध करके साझेदारी कर लेते हैं तो वो साझेदारी अवैध होती है। यानी अयोग्य साझेदारों द्वारा साझेदारी, कोई भी अयोग्य व्यक्ति है वो अगर कोई भी समझौता करके फर्म चलाना चाहते हैं तो वो क्यों अयोग्य कौन से होते हैं, जैसे कोई भी अवयस्क व्यक्ति है वो है, या कोई भी पागल है। अयोग्य कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कोई भी पागल या अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, कोई भी अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, या कानून द्वारा दिवालिया घोषित, ये सामान्यतः अयोग्य साझेदार कहलाते हैं कानून के अनुसार। अगर इनके द्वारा फर्म का कोई भी फर्म निर्माण किया जाता है वो साझेदारी क्या कहलाती है, अवैध कहलाती है। या जो वस्तु है, व्यापार की जो वस्तु है वो अवैध, जैसे किसी भी राज्य के अंदर शराबबंद जो है वो गैर कानूनी है, लेकिन दो व्यक्ति मिलकर शराब बेचने का व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो वो क्योंकि उसकी जो व्यापार का वस्तु है वो क्या है, अवैध है, इसलिए वो साझेदारी अवैध है। तो बहुत से ऐसे, या फिर कोई भी जो नीतियां हैं, हमारी राष्ट्रीय नीतियां हैं या हमारा कानून है, उसके विरुद्ध अगर कोई भी किसी तरीके का समझौता किया है तो वो साझेदारी क्या होती है, अवैध। तो इसके बाद जो साझेदारी अवैध है वो ये हो गई, और जो अवैध नहीं है वो क्या होगी, वैध साझेदारी। बिल्कुल सिंपल सा है, एक बार मैं रिपीट करता हूं, बिल्कुल सिंपल, ध्यान रखिए। साझेदारी के प्रकार सिर्फ 4 भाग, कौन कौन से, नंबर 1 दायित्व। दायित्व 2 प्रकार के होंगे, एक तो सीमित और एक असीमित। अगर दायित्व सीमित है तो वो सीमित, और दायित्व सीमित नहीं है तो वो असीमित। बात ये आती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीमित साझेदारी में साझेदारों का दायित्व कहां तक सीमित होता है, तो प्रिय विद्यार्थियों क्या कहोगे कि उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है, वो कहलाती है सीमित दायित्व वाली साझेदारी। और लगाई गई पूंजी तक सीमित नहीं होता है वो कहलाती है असीमित दायित्व वाली साझेदारी। फिर समय के आधार पर बांटते हैं, एक तो नंबर 1 निश्चितकालीन और दूसरी अनिश्चितकालीन। जिस साझेदारी में समय निश्चित है वो निश्चितकालीन कहलाएगी, और जिसमें साझेदारी में समय निश्चित पहले से नहीं है वो अनिश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। उसके बाद ऐच्छिक और विशेष साझेदारी। उद्देश्य के अनुसार, अगर उद्देश्य विशेष है तो वो कहलाएगी विशेष साझेदारी, यानी ऐसी साझेदारी जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे ही साझेदारी का उद्देश्य पूरा होता है, साझेदारी अपने आप ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जब ऐच्छिक होती है वो साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करती है, वो आगे भी जारी रह सकती है। उसके बाद वैधता के आधार पर हम साझेदारी को 2 प्रकार से बांटा है, एक तो वैध साझेदारी और एक होती है अवैध, लीगल और इलीगल। बिल्कुल सिंपल सा है, जो कानून के अनुसार है वो वैध होगी, और कानून के अनुसार नहीं है, साझेदारी एक्ट के अनुसार नहीं है, वो क्या कहलाएगी, अवैध। बात ये आती है कि एक साझेदारी अवैध कब होगी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अवैध साझेदारी कब होती है, तो बिल्कुल सिंपल सा लिख सकते हो, यदि साझेदारी का उद्देश्य है वो गैर कानूनी है, या साझेदारी की जो विषय वस्तु है वो गैर कानूनी है, या उसका जो सदस्य है वो शत्रु राष्ट्र का नागरिक है, या ये भी हो सकता है कि सदस्यों की संख्या, हमने पढ़ा था कंपनी अधिनियम 2014 में बताया गया है, सदस्य अगर 50 से अधिक हो जाए, 50 तक है तो सही है, 50 से अधिक, क्या हम साझेदार हो गए, 50 से अधिक हो रहे हैं, यानी वो साझेदारी
जो अधिनियम है, जो साझेदारी के रूल्स है, उनके विरुद्ध है, इसलिए वो साझेदारी क्या हो जाती है, अवैध हो जाती है। या उसका कोई भी एक साझेदार है, शत्रु राष्ट्र का नागरिक हो, या एक साझेदार को छोड़कर सभी साझेदारों का दिवालिया कर दिया गया हो, या फिर हम ये कहें कि कोई भी साझेदारी है उसमें जो अयोग्य व्यक्तियों के बीच अनुबंध हो गया है, तो अनुबंध अवैध होगा। अनुबंध अवैध होगा, वैध अनुबंध नहीं होगा, तो साझेदारी भी क्या होगी, अवैध। जो साझेदारी अवैध है वो साझेदारी वैध नहीं होगी, और ये गुण किसी साझेदारी में नहीं है, वो कहलाएगी वैध साझेदारी। तो ये होते हैं साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। कितने प्रकार की होती है साझेदारी, 4 प्रकार की, चारों के 2-2 भाग, निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन समय के आधार पर, दायित्व के आधार पर सीमित और असीमित, लगाई गई पूंजी तक, और उद्देश्य के अनुसार ऐच्छिक और विशेष, और लास्ट वैधता के आधार पर जो नियम के अनुसार है वो वैध, नियम के अनुसार नहीं है वो अवैध साझेदारी। उसके बाद आता है, देखिए जो हम साझेदारी के अर्थ में पढ़ते हैं कि साझेदारों के मध्य होता है समझौता। साझेदारों के मध्य क्या होता है, समझौता। जो समझौता होता है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी। समझौता, अगर समझौता लिखित है, लिखित होगा तो वो क्या करेंगे, एक साझेदारी पत्र बनाएंगे जिसको हम कहते हैं साझेदारी सल्लेख। साझेदारी सल्लेख में क्या होगा कि साझेदार से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं सारी इसमें लिखी जाएगी। महत्वपूर्ण सूचनाएं इसमें लिखी जाती है। समझौता होगा, महत्वपूर्ण सूचना में देखो क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, देखें तो सामान्य सी बात, साझेदारी सल्लेख जो भी आप सोचते हो कि अगर हम साझेदारी कर रहे हैं हमें क्या आवश्यक होगी, हमें साझेदारी फर्म का नाम क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा ये रखेंगे। या फिर साझेदारी का स्थान किस स्थान पे होगा, उसका पता क्या है, साझेदार कितने साझेदार होंगे, साझेदारों की संख्या, साझेदारों की पूंजी, पूंजी पर ब्याज, आहरण ड्रॉविंग कर सकते हैं कि नहीं, कोई वेतन मिलेगा कि नहीं, मतलब बहुत सी बातें इसमें आप जो समझौते में लिखना चाहते हो। कारोबार कितना बड़ा होगा, साझेदारी का प्रकार क्या होगा, ये जो सारी सूचनाएं जो आपको आवश्यक लगती है, साझेदारों को वेतन मिलेगा कि नहीं, कमीशन मिलेगा कि नहीं, फर्म का कार्य क्षेत्र कहाँ रहेगा, कहाँ तक हमारी फर्म कार्य करेगी, यानी कहाँ तक बिजनेस करेगी, बिजनेस का एरिया क्या होगा, साझेदार कितनी पूंजी लेके आएंगे, कितनी और आवश्यक होगी तो लेके आएंगे कि या नहीं लेके आएंगे, साझेदारी का मतलब बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी किस में लिखी जाती है, पार्टनरशिप डीड साझेदारी सल्लेख में लिखी जाती है। तो कई बार आज पूछ लिया जाता है कि साझेदारी सल्लेख में लिखी जाने वाली 4 महत्वपूर्ण बातें, कुछ भी लिख सकते हो आप। साझेदारी का पता, साझेदारी फर्म का नाम क्या होगा, संख्या कितनी होगी, साझेदार कितनी पूंजी लेके आएंगे, उनका लाभ हानि अनुपात क्या होगा, ये सारी की सारी सूचनाएं हम किस में लिखते हैं, साझेदारी सल्लेख में लिखते हैं। कई बार साझेदारों के मध्य समझौता लिखित न होकर मौखिक होता है, या वो साझेदारी सल्लेख का निर्माण नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में समस्याएं आ जाती है कि कोई साझेदार वेतन मांग रहा है, कोई पूंजी पर ब्याज मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है लाभ पूंजी अनुपात में बांटेंगे, कोई कह रहा है लाभ अनुपात में, तो वहां मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं साझेदारों में। इसलिए साझेदारी अधिनियम में यह भी प्रावधान दिया गया है कि यदि आपने पहले से नियम और शर्तें नहीं लागू की है तो उसके लिए साझेदारी अधिनियम में विशेष शर्तें लागू कर दी गई है, उनका आपको पालन करना होगा और उसी के अनुसार फिर लाभ हानि और इनका सबका वितरण करना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, साझेदारी सल्लेख में तो ये बातें आएगी। अब बात आती है साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और अपने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उसमें भी ऐसी बातें कई बार शर्तें दे दी जाती है, तो उसके अनुसार हमें हल करना होगा। क्या क्या शर्तें हैं, देखिए ध्यान से। नंबर 1, लाभ हानि अनुपात। लाभ हानि अनुपात
जो लाभ हानि अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा। क्वेश्चन देखिए, हम सोचेंगे कि पूंजी पर ब्याज क्या रहेगा। पूंजी पर ब्याज किस दर से रहेगा। हम ये सोचते हैं कि अगर साझेदार आहरण करता है, साझेदार क्या करता है, ड्राइंग करता है, तो आहरण पर ब्याज क्या रहेगा। अगर कोई साझेदार ऋण देता है, साझेदार के ऋण पर ब्याज, अगर लोन दे रखा है तो ऋण पर ब्याज की दर क्या रहेगी। इसके अलावा कोई साझेदार कहता है कि मुझे तो वेतन चाहिए एक्स्ट्रा, मैंने सक्रिय साझेदार के रूप में काम किया है, ऐसी स्थिति में वेतन या अन्य रेम्युनरेशन या कमीशन की बात करता है, तब वो कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या साझेदार फर्म की पुस्तकों तक पहुंच सकते हैं, यानी फर्म की पुस्तकों को देख सकते हैं। इसके अलावा क्या साझेदार हैं वो प्रबंधन में हिस्सा ले सकते हैं। यानी अगर साझेदारी संलग्न नहीं है, समझौता नहीं है, तो हमारे सामने ये 7 क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है। नंबर 1 पहला, अगर पहले से कोई समझौता नहीं है तो लाभ हानि को बांटेंगे बराबर। क्या बांटेंगे, बराबर बराबर। और पूंजी पर ब्याज, कोई साझेदार कहता है कि मुझे तो पूंजी पर ब्याज देना है, पहले से संलेख में कोई समझौता नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। अगर साझेदार कहता है, कोई फर्म कहती है भी साझेदार ने ड्राइंग कर रखा है, आहरण कर रखा है, तो उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। अगर साझेदार ने कोई भी ऋण दे रखा है तो उसके ऊपर 6% वार्षिक दर से उसको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। कोई भी वेतन और कमीशन की मांग करता है तो वेतन और कमीशन नहीं मिलेगा। और पुस्तकों तक कोई भी साझेदार अपनी फर्म की पुस्तकें देख सकता है। और क्या वो प्रबंधन में हिस्सा ले सकता है। हाँ, वो प्रबंधन में भी हिस्सा ले सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साझेदारी संलग्न के अभाव में लागू होने वाले नियम। रिपीट करते हैं। नंबर 1, लाभ हानि अनुपात बराबर बराबर रहेगा, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, आहरण पर ब्याज नहीं मिलेगा। अगर साझेदार ने ऋण दे रखा है फर्म को तो साझेदार के ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। वेतन या कमीशन नहीं मिलेगा और पुस्तकों तक पहुंच सकते हैं और प्रबंधन में हिस्सा ले सकते हैं। ये था साझेदारी संलग्न के अभाव में लागू होने वाले नियम। अपने चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसके साथ साथ अपने स्टडी विद मेहरा सर चैनल के अंदर आपको लेखा शास्त्र के अलावा गणित कक्षा 10 के भी ट्रिग्नोमेट्री संबंधित महत्वपूर्ण रूल्स आपको वीडियो मिलती रहेगी। इसके अलावा कल से आपको राजस्थान का एकीकरण से संबंधित भी वीडियो आपको इसमें उपलब्ध रहेगी।